So good afternoon, everyone. My name is Dr. Jasmine Walia, and continuing the series of this NTSC preparation, आप काफ़ी देर से हमारे different experts से NTSC के बारे में you're getting a lot of information, what should be done, what should be the preparation strategy, different subjects, different techniques. And I'm sure अभी तक आपको इस सीरीज में काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी. जेनेरिक चीज़ें सब आप बेसिकली स्टार्ट कैसे करें, क्या अप्रोच है, क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, आई गेस यू हैव बीन टोल्ड ऑल ऑफ दैट. मैं आपसे बात करूंगी पर्टिकुलरली साइंस के बारे में और साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी के बारे में. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट साइंस पोर्शन. इस साइंस पोर्शन के 3 पार्ट्स हैं, एज यू आर अवेयर, राइट? सो वी हैव physics, okay, then you have chemistry, then you have biology. Now the thing to be understood or to be considered here is what is different. ठीक है, साइंस आप पढ़ते आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से, उससे पहले से इनफैक्ट काफ़ी साइंस आप पढ़ रहे हैं. 10th के लिए भी जो आप तैयारी करेंगे, यू हैव बोर्ड एग्जाम्स टू बी गिवन, सो उसमें भी आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. व्हाट बिकम्स डिफरेंट है, मतलब तैयारी ये अलग से क्यों है, इसमें समझने की चीज़ ये है दैट व्हाट इज यूनिक और व्हाट इज डिफरेंट. तो जो हमारा स्कूल एग्जाम है या जिस तरह की प्रेपरेशन आप करते आ रहे हैं आज तक, उसमें आप लिखते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स. ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स जिसको आप रट्टा लगाते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स 5 मार्क्स का आंसर, 2.5 मार्क्स का आंसर, 10 मार्क्स का आंसर. ठीक है, इस तरह से आपको लंबे पैराग्राफ से याद करने होते हैं एंड दोज यू हैव टू डिलीवर. ये तो हमारा जो स्कूल एग्जाम हो गया. अब हम बात करते हैं एनटीएससी की. यहां पे एग्जाम है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQs. MCQs से आपको ये समझना है that you have multiple choices to a question. You don't have to frame the answer like you were doing in school, but you have to choose the answer from the options which are already available to you. So सोचने में तो easy लगता है कि भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी दिए हैं, सिर्फ आंसर निकालना है, उसमें ना स्पेलिंग याद करने हैं ना कुछ और, you know, like you were doing in school. But the challenge is that this is very different from this. जो ऑब्जेक्टिव प्रेपरेशन है किसी भी एग्जाम के लिए, वो सब्जेक्टिव से डिफरेंट है. That is why there is a need to specifically focus on this. That is why there is a need to prepare this separately as a different entity, because at your end, whatever you have been doing till now, उसका अब इस ऑब्जेक्टिव सिस्टम से या MCQs से कोई कोरिलेशन उस तरह से नहीं है. आप सेम चीजें पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग ऑल दो सेम थिंग्स, योर बुक्स आर सेम, ओके, यू आर रीडिंग एन NCERT बुक देयर, यू आर रीडिंग एन NCERT बुक, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. द ओनली चैलेंज इज that how you are going to be handling those questions, what is going to be the approach that you have to differ, and that is why the whole preparation has to be become different. हाँ, आगे के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा. You will sit for your maybe any kind of entrance exam. Now तो for everything, you know, right from medical entrance, engineering, law, सब में इसी पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है. So this is the first step for you to be exposed into this objective system of analysis, into this objective system of handling questions, right? Till now, which you have not tried. So first step है towards the rest of your preparation, and this is the biggest advantage for anybody who decides to prepare for NTSC, that you are going to learn tackling questions in a way which would be needed for the rest of your life. I mean, till the time you choose to sit for exams. ठीक है, rest of your life नहीं कहूँगी, जब तक एग्जाम देते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तब तक के लिए ये पैटर्न जो है बहुत रेलिवेंट होगा. तो अब इसमें घुसने के लिए क्या है जो हमें डिफरेंटली करना है. ठीक है, साइंस की बात करूं तो वही फिजिक्स है, वही केमिस्ट्री है, वही बायोलॉजी है. डिफरेंस क्या है और वेयर आर यू सपोज टू यूटिलाइज दैट. ठीक है, इसको यूज कैसे करना है और कहाँ करना है.
So there are going to be two aspects of this. एक तो when you prepare or how you prepare, that is where you are going to apply the differences. And the second one is when you take the exam. पहले तो कुछ आप तैयारी करेंगे which is going to be different. So there would be certain things which you have to keep in mind while you are preparing. And the other thing is कि जब एग्जाम एक्चुअली देने जाएं तब क्या डिफरेंस होगा, तब क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, पहले बात करते हैं प्रेपरेशन की, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में वी हैव टू पार्ट्स जो आप विच यू अंडरस्टैंड दैट in these portions there is going to be a theory portion and there is going to be a numerical question. ठीक है, theory portion होता है and numerical portion होता है. Obviously you have already been exposed to this system. आपके जो school exams हैं उसमें भी you have both types of questions, the descriptive type of questions based on theory and the numericals. अब NTSC में आपको ये समझना है कि numerical है तो सही पर कम है. The number of questions which are based on numericals, they are less. ठीक है, मे बी अगर 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, 15 तो नहीं होते यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री में से, 12 और 13 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस शायद या 3 ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे. सो मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी थ्योरी. तो पहली चीज़ तो आपके लिए ये हो गई कि फोकस मोर ऑन थ्योरी. Right? Focus more on theory. See, you have to understand the pattern of the exam. 100 questions, 100 marks. ठीक है? It doesn't really matter कि वो question numerical है या वो theory का है या वो history का है या bio का है. NTSC ने आपको same marks देने हैं. ठीक है, NTSC ने आपको 1 mark ही देना है, चाहे आप numerical solve कर लो, चाहे आप history का question solve कर लो. तो आपको ये देखना है कि time is limited. Okay, time is limited. So it makes more sense to do a question which is going to take you less time so that you are able to complete the paper, right? तैयारी जब आप कर रहे हैं थ्योरी पे फोकस करें, but that does not mean कि numericals you can leave. Obviously in any case आपको वो prepare करना ही है for your school also. So you have to do that, you will be doing that. And उसकी revision करने के लिए you will have to make some form of notes also. Okay, some short notes particularly for the formula, right? क्योंकि formulas हमको भूल जाते हैं कई बार. न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आप बैठे करने लगे. कुछ आप ऐसे लोग हो सकते हो जिनको न्यूमेरिकल्स में मजा ही बहुत आता है. देयर इज ए सेपरेट किक कि वाह सॉल्व हो गया, और जब वो आंसर आता है तो लगता है, और सही आंसर आता है तो और बढ़िया लगता है. तो वो सॉल्व करना तो ठीक है, चैलेंज उसमें क्या है, फॉर्मूले का, कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला सही लगना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा. तो एक अपने लिए लिस्ट बनाइए, एक कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब फॉर्मूला एक जगह लिखिए एक नोटबुक में ताकि आप उसको रिवाइज कर सके. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीथिंग जो फैक्चुअल है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि ओवरलैप हो सकती है, देयर इज अ चांस ऑफ कंफ्यूजन, यू हैव टू नोट दैट डाउन. ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए अपनी भाषा में, जैसे हिमांशु सर ने आपको बहुत सारे याद करने के मेमोनिक्स बताए. ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ डेवलप करके जहां पे भी लग रहा है कंफ्यूजन है, फॉर्मूला इज वन एस्पेक्ट विच आई हैव पिक्ड आउट, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. तो मेक योर ओन नोट्स, मे बी फ्लैश कार्ड्स, मे बी स्टिक ऑन नोट्स जो आप शायद अपने टेबल डेस्क पे लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे. यू हैव टू डू दिस, राइट? फिर एक चीज ये है कि जब हमें चीजें सेम पढ़नी है, बुक्स सेम है, राइट? तो एमसीक्यूज हैंडल करने के लिए स्पेशल फीचर ये है कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट? देयर आर 2 टर्म्स विच वी यूज फॉर क्वेश्चंस. एक है फैक्चुअल. ठीक है, फैक्चुअल, आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, आप क्वेश्चन को बोल सकते हो कि दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट पूछा हुआ है. ठीक है, डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछा हुआ है, राइट? जैसे आपको आरबीसीज का लाइफ स्पैन पूछ लिया, इट इज अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन.
सेकेंड क्वेश्चन कैन बी, जिसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर बेस्ड ऑन एनालिसिस। एप्लीकेशन बेस्ड और एनालिसिस, दैट मीन्स कंटेंट वही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन वो पूछा किसी और फॉर्म में गया है, वो उस फॉर्म में नहीं पूछा गया जिसमें आपने नॉर्मल अपनी किताब में पढ़ा है, राइट? उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए जरूरी है कि व्हेन यू आर रीडिंग लाइन टू लाइन. Okay, you're not missing out anything, you're not ignoring any text, you're reading it entirely, you are reading it thoroughly. That is the important point. और इसमें जो, अगर मैं बुक्स वाले सेक्शन की बात करूं, so जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम है, which you must have been told कि that has been conducted by your states, ठीक है, the different states which are there where you are placed, जहां आप अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से उस स्टेट के बोर्ड की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सी साइंस में इनवेरिबली वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, विल फाइंड बुक्स आर ऑफ सिमिलर नेचर एंड बट सोशल साइंस में इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? यहाँ क्योंकि मैं पहले साइंस की ही बात कर रही हूँ, स्टिल आई विल सजेस्ट कि स्टेट बोर्ड्स की बुक्स और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जो भी आपकी बुक है, क्लासेस आपको दोनों रखनी पड़ेंगी पर 9th और 10th, राइट? 9th स्टैंडर्ड आपने अभी कवर किया है, राइट? दैट इज समथिंग विच वुड हैव बीन फ्रेश विद यू, मे बी आपको उसे और इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है, मे बी जो आपने बॉक्सेस उसमें छोड़ दिए हैं वो आपको और पढ़ने की जरूरत है, या जैसे आपको सर ने बताया कि क्यूआर कोड से आप लिंक करके जो एडिशनल कंटेंट आपको दे रही है एनसीईआरटी, वो आप ऐड करके पढ़ सकते हो, राइट? पर पढ़ने के वक्त जो ये एनालिसिस या एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट? These terms which I have used, that analysis or application, that means it is not a direct question, right? जैसे आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया, ठीक है, you have studied the structure of neuron, कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, नर्व सेल्स कैसे होते हैं. They have not asked you anything about neuron or nerve cells. What they've asked you is कि अरेंज करो सीक्वेंस में, कि डेंड्राइट पहले आता है कि एक्सॉन पहले आता है, कि बॉडी के सीक्वेंस में नर्व ट्रांसमिशन होती है. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू. नाउ फॉर दिस, टू टैकल अ क्वेश्चन लाइक दिस, you have to develop that habit while studying. Okay, while studying only you will have to develop that. तो उसके लिए importance ये है कि when you read cover to cover, and in all these sections, science में, particularly in the biology section, okay, particularly I'm talking about biology also along with this, diagrams की बहुत significance है. Because we have this special learning ability जिसको बोलते हैं visual learning, right? आप जो चीज देख पा रहे हो, ठीक है, जो आपको दिख रही है विजुअल एक डायग्राम के फॉर्म में, that is a little easier to remember और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी है उसका, ठीक है? आपको किसी ने बता दिया कि ठीक है आई का स्ट्रक्चर ऐसे है, रेज ऐसे आ रही हैं, या नॉर्मल आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, आपको मिरर किसी ने बता दिया कि कॉनकेव मिरर में ऐसा होगा, कॉन्वेक्स में ऐसा होगा, समझ हो सकता है आपको आ जाए, ठीक है? क्लास में बैठते हैं, एक बार तो लगता है कि समझ आ गया, पर जब तक उसका डायग्राम नहीं देख लिया तब तक वो याद नहीं रहेगा. एंड एग्जाम में भी हो सकता है 3 डायग्राम पूछ के आपको 4 डायग्राम बना के पूछा हो कि बताओ इसमें से कहाँ बनेगी इमेज. You can have a question like that very well, very easily that is possible. So for that, diagram आप देखिए भी अच्छे से. किसी चीज में आपको लगता है there is a deficiency of diagram या कुछ ऐसी चीज है जिसका डायग्राम किताब में नहीं है, so maybe you can search online. हाँ, वैसे भी बहुत सारी और फालतू चीजों के लिए हम ऑनलाइन जाते ही हैं. All of you must have a social media presence, which I think you should try and forget about for some time, considering you have this very big, humongous task on your head. तो उसको वहाँ सर्च करके you can watch those pictures. बायोलॉजी सेक्शन के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बायो में क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, बायो में तो थ्योरी ही है सिर्फ, राइट?
बायो में थ्योरी भी है, और बायो के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से आपको क्या उसे बोलते हैं, ज्यादा फैक्चुअल लगेंगे। एप्लीकेशन पार्ट भी इसमें थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, ज्यादा इसमें जो पोर्शन होगा वो थ्योरी बेस्ड ही होगा। सो डायग्राम बनाएंगे, बुक्स ये फॉलो करेंगे, एंड रीडिंग हैज टू बी कवर टू कवर, और आई शुड से लाइन बाय लाइन। सो डोंट मिस आउट एनीथिंग। जैसे स्कूल में क्या होता है, आपको आंसर्स लिखवाए जाते हैं, आंसर कई बार मार्क करवाए जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आंसर है ये, ठीक है, वो आपने रट लिया, वही पूछेंगे, स्कूल वालों ने जो पढ़ाया उसी में से पेपर ले लेते हैं। तो आपको आदत भी वही पड़ी हुई है। यू आर यूज्ड टू बीइंग टोल्ड दैट ओके, रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस पैराग्राफ. This is a national level competition. You're not just competing with the students of your own school, of your own class. You are competing against everybody in India. ठीक है, फर्स्ट लेवल पे आप स्टेट लेवल अपने स्टेट के बच्चों के साथ compete करोगे. Then once you clear that, you are competing for something which is happening all over the India. और seats limited हैं, seats fixed हैं. आपका जो स्कूल एग्जाम है और जो ये एग्जाम है, इसमें एक ये भी डिफरेंस है. जैसे अभी आप स्कूल में हो तो कुछ मार्क्स आ जाते हैं आपके, जैसे सपोज आपके 95% मार्क्स आ गए तो बस पूरा खानदान खुश. वैसे आजकल तो 95 में भी कोई कम नहीं होता, खुश नहीं होता, नंबर इतने आने लग गए, चलो इसको 99 कर देते हैं. ठीक है, आपके आगे 99% मार्क्स, राइट. आई होप यू आर नॉट अपसेट दैट यू लॉस्ट 1%. उतना आप चला लोगे, इतना भी ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाते. तो 99% मार्क्स आ गए, सब खुश, दूर दूर तक रिश्तेदारों को फोन चले गए, अरे 8th स्टैंडर्ड में आपके 99% मार्क्स हैं, यू स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास. यहाँ पे ये जो एग्जाम है, इट डज नॉट मैटर कि आपके 99 हैं, 98 हैं, 40 हैं, 50 हैं, कितने भी नंबर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ जो एक कट ऑफ है, ठीक है, जो एक कट ऑफ है उसको क्रॉस करना है, right? If NTSC says they want to take 4,000 students to give a scholarship, you have to be a part of those 4,000. नंबर कितने भी, ठीक है, तो नंबर बहुत ज्यादा होंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, बहुत कम होंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ ये जो कट ऑफ मार्क्स है उसके ऊपर आपको जाना है, यही आपका एम है. और यही एक डिफरेंस भी है, दैट ईदर यू आर इन और यू आर आउट, राइट. वो 4,000 में से भी जो फर्स्ट आया है, ऐसा नहीं है उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और जो 4,000वें नंबर पे उसको कम मिल रहे हैं, एक ही जितना पैसा मिलेगा सबको. ठीक है, द स्कॉलरशिप इज द सेम, द स्टेटस इज द सेम, एंड whatever recognition you are getting of being recognized as the talent of the country, right? So you are that talent, you are that cream of the country despite what marks you have. सिर्फ फोकस ये है कि कट ऑफ में जाना है. देयर आर नो कॉन्सोलेशन प्राइजेस है, देयर इज नथिंग लाइक ओके यू आर इन द वेटिंग लिस्ट, आप थोड़ा सा कम टैलेंट है आप में पर हम आपको कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, राइट. सो ये भी एक डिफरेंस है. तो इस डिफरेंस के को पार करने के लिए वो स्कूल के तरीके से पढ़ाई छोड़ के थोड़ी सी डिफरेंट अपना इनपुट इसमें डालना पड़ेगा आपको, राइट. एंड हाउ विल यू कम टू नो if this input is in the right direction? ठीक है, उसके लिए जरूरी है हमारे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, मॉक क्वेश्चंस बोल लो, चलो टेस्ट बोल लो. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि एक क्वेश्चंस का ही डिफरेंस है. The difference is in the kind of questions which you are expected to deal with, which you are expected to see. So that is where you have to focus. अब क्वेश्चंस के लिए भी डिस्क्रिशन चाहिए. आप मार्केट में चले जाइए, आपका ये एनटीएससी की तैयारी करनी है, वो आपको 10 बुक दिखा देंगे. अब 10 बुक्स में से चूज करना है आपको, राइट. ऐसा नहीं है कि किसी बुक में ज्यादा क्वेश्चन है तो वो सही लगेगा. आपको इस चीज में, see you have limited time, right? The exam is going to be in November, right? If you are starting preparation now, तो टाइम लिमिटेड है. हमें ये देखना है कि उस टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं. ठीक है, टाइम उतना ही है,
ऐसा नहीं है कि अभी आपको क्योंकि एनटीएससी देना है एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ एनटीएससी नहीं देना है, जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू विल बी ब्लेस्ड कि ओके योर डे विल हैव 35 आवर्स। ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके पास दिन घंटे तो 24 ही हैं, दिन उतने ही होने वाले हैं महीने में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉपिक्स जो 10th और 9th की बुक्स के हैं उसी तक अपनी प्रेपरेशन को लिमिटेड रखें, ठीक है। इवन इफ यू आर टेकिंग अ प्रैक्टिस बुक, पहले तो मेक श्योर कीजिए कि जो टॉपिक आपके पास है आपके सिलेबस में, पर्टिकुलरली फॉर न्यूमेरिकल्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। पता नहीं किस 11th के 12th स्टैंडर्ड के लेवल के जो हैं क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहते हैं उन बुक्स में, क्योंकि वो दे रखे हैं, तो उससे क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है। एनटीएससी तो वो पूछ नहीं रहा है, एनटीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। हाँ, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें किक मिलता है, ठीक है, वो थ्रिल है आपके लिए, राइट, सो दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट। पर उसका फायदा क्या है, ठीक है, 11th में भी तो कुछ पढ़ना है ना, उसके लिए वेट कीजिए, वो वहां पढ़िएगा। तो जब आप when you're buying a book for practice, right, see if you join a coaching, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर क्लासेस लेने शुरू करें तो आपको बहुत सारा कंटेंट प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट वेस्ट सब मिलेगा साथ में, राइट। इफ यू आर टेकिंग अ बुक ऑफ योर ओन, देन मेक श्योर यू आर स्टिकिंग टू द सिलेबस। एज सच देखो, एनटीएससी का कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, आपने फॉर्म भरा होगा, आपको पता है कि दे डोंट नॉट टेलिंग यू कि ओके दिस इज द सिलेबस, व्हाट दे आर जस्ट सेइंग इज, या व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, दैट दीज आर द लेवल्स। 9th एंड 10th लेवल पे आप कर सकते हो, एंड यू शुड स्टिक टू द सिलेबस, पर्टिकुलरली ये मैं कह रही हूँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, राइट। डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में नहीं है या जो कॉन्सेप्ट्स आपके पास नहीं आने वाले, ठीक है। सो प्रेपरेशन की तो ये चीज हो गई कि आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो चीज कंफ्यूजिंग लग रही है उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। स्टैंडर्ड बुक्स आप पहले तो अपना बेस बनाएंगे फॉर द फर्स्ट लेवल। स्टेट बोर्ड में जो भी बुक्स यूज हो रही हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स द एनसीईआरटी बुक। बुक जब पढ़नी है तो पढ़नी है कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन बाय लाइन, ब्लॉक्स, डायग्राम्स, क्यूआर कोड लेकर सब जगह से अच्छे से आपको पढ़ना है, राइट। यू कैन इवन डेवलप, लाइक हर किसी का अपना स्टडिंग टेक्निक होता है, राइट। कुछ लोग लिख कर याद करते हैं, कुछ लोग मार्क करके करते हैं, कुछ लोगों को फैंसी हाइलाइटर्स यूज करने की आदत होती है, यू नो, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, वो पूरा एक रेनबो बना दिए होते हैं बुक पे, बट उनको अच्छा लगता है वैसे। तो जो भी आपकी टेक्निक है, कुछ हाईलाइटिंग आपको बुक में जरूर करनी पड़ेगी। मे बी यू कैन कीप अ पेंसिल एंड मे बी स्टार्ट जॉटिंग सम थिंग्स डाउन ऑन द साइड, या अंडरलाइन कीजिए, या जैसे भी करिए, पर बुक आपको ध्यान से इन डेप्थ पढ़नी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए, राइट, जो साइंस की बुक है आपकी, जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट, एंड अलोंग विद दैट द क्वेश्चंस। इसमें की क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस का डिफरेंस है, क्वेश्चंस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस, बिकॉज यू नो, लाइक यू वर टोल्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑल्सो दैट यू स्टडीड समथिंग, लेकिन वो अब कितना समझ में आया, कितना अब्सॉर्ब हुआ, दैट वी डोंट नो, राइट। द पॉइंट इज कि आपको कैसे पता चलेगा आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं, राइट। आपने पढ़ लिया तो अब उसकी चेकिंग होनी चाहिए, और चेकिंग एनटीएससी तो कर ही लेगा, ठीक है, वो तो तैयार बैठे हैं, पेपर बना हुआ है कि आप आइए, आपको चेक करके दे देंगे नंबर, अगले लेवल पे जाना है या नहीं वो बता देंगे, लेकिन वो चेक करें उससे पहले आप अपनी चेकिंग करो। मॉक टेस्ट दो जितने हो सकते हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है, कि आज ये चैप्टर पढ़ा, इसके क्वेश्चन साथ ही कर दिए। उस चैप्टर को फिनिश मानना ही नहीं है जब तक कि आपकी क्वेश्चंस नहीं हो जाते। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, इस साइंस की प्रेपरेशन में। बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली आई हैव टोल्ड यू एडिशनली, डायग्राम्स बिकम इंपॉर्टेंट, राइट। जो भी डायग्राम होंगे वो आप देखिए, समझिए, ध्यान लगाइए, कहाँ से क्या कनेक्शन हो रहा है, कैसी शेप है सेल्स की, ठीक है,
क्या कैसे लेबल किया है, यू कैन ड्रॉ दोज डायग्राम्स ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, राइट, इफ यू फील कि ऐसे आपको जल्दी याद होगा, बट वो चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सेकेंड पोर्शन विच इज फ्रॉम सोशल साइंस, दैट इज ज्योग्राफी, और फिर एंड में मैं एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी बात करूंगी. नाउ सी, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द वेरी निग्लेक्टेड पोर्शंस ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसका सिंपल लेवल रहता है आपकी छोटी क्लासेस में. तो 9th and 10th में अगेन इट गोज अ लिटिल सीरियस, इट गोज इनटू मोर एक्सप्लेनेशन, मोर फिजियोग्राफिक फीचर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहती हूँ दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन, जब आप इसमें जा रहे हैं, जब आप इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई एंड रीड द 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th का बुक, राइट. क्योंकि आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब बुक्स की, बिकॉज अगेन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, राइट. बट व्हाट इट हेल्प्स और द वे इट हेल्प्स इज कि आपका एक लिंकेज बन जाता है. लाइक 6th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तब आप थोड़े से और छोटे थे, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दी है चीज़ों की वो थोड़ी सिंपल है, ठीक है, वो थोड़ी सी सिंपलिस्टिक है. तो अगर आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग है इस पोर्शन की वो थोड़ी सी बेटर बन जाएगी. उनके डायग्राम सिंपल होंगे, उनके मैप सिंपल होंगे. बाय द टाइम यू कम टू 10th, राइट, तो उस वक्त क्या होगा कि यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब क्वेश्चंस अगर आप देखें एनटीएससी ने जिस तरह से पूछे हुए हैं, तो वो मैप बना के क्वेश्चन पूछते रहे हैं. तो ज्योग्राफी है, मैप तो रहेगा, आप मैप्स बनाते भी हैं, देयर आस्क्ड टू यू इन योर एग्जाम आल्सो, राइट. सो मैप्स अगर प्रिपेयर करने हैं तो मतलब मैप्स पढ़ने भी पड़ेंगे और मैप्स जो है देखने भी पड़ेंगे, बनाने भी पड़ेंगे, ठीक है. तो आप मैप्स कुछ खरीद के रखिए, जैसे जैसे जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं. सपोज आपने ड्रेनेज पढ़ा, ठीक है, ड्रेनेज का चैप्टर है आपकी 10th की बुक में, तो रिवर्स हैं अलग अलग, एक बार रफ बना के देख लिया, ध्यान में रहता है, ठीक है. अब वो क्वेश्चन एक चीज का नहीं पूछ रहे हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जैसे ये एक इंडिया का रीजन है, ठीक है, एक रीजन मार्क कर दिया मैप पे और 4 अलग अलग चीजें बता दी इस पे, ठीक है. एक रिवर का नाम लिख दिया, एक नेशनल पार्क का नाम लिख दिया, ठीक है, एक आधा फीचर और ऐसा डाल दिया, हाँ मे बी एक हिस्टोरिकल फीचर डाल दिया इसी में, उस तरह से. और फिर पूछ लिया कि भाई इस एरिया के लिए कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से गलत. अब कोरिलेशन चाहिए अलग अलग चीजों का. रिवर अलग चैप्टर में पढ़ा है आपने, नेशनल पार्क अलग चैप्टर में पढ़ा है, क्वेश्चन में एक ही जगह पे देखना है, ठीक है. याद कैसे होगा? अगर बनाया होगा, मैप देखा होगा अच्छे से, ठीक है. सो सोशल साइंस की जो प्रॉब्लम एक्चुअली एनटीएससी के लिए, व्हाट वी फाइंड आउट दैट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो थोड़े से साइंस और मैथ्स को लेकर बायस होते हैं, ठीक है. साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं और सोशल साइंस थोड़ा सा निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है. You will do well if you are doing well in this section. And the thing is, अगर आप साइंस समझ रहे हैं, अगर आप मैथ्स समझ रहे हैं, so this is technically a less difficult, ठीक है, और I should say it is less technically heavy. All the social science subjects आपको grasp आसानी से होगा, आपको grasp आसानी से होगा तो मार्क्स आप ज्यादा लेंगे, right? Again I am telling you, marks same है. There's only 1 mark which you are going to get. History, geography, physics, chemistry. They will not say, अरे वाह मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमको 4 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला. नंबर उतने ही मिलेंगे, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो. तो टाइम लिमिटेड है, देखो कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, राइट. सोशल साइंस के जब टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो हर इसका जो सेक्शन है वो कवर करना स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है, राइट. और अगर आपको ये भी समझना है दैट यू आर कंपीटिंग, right? I spoke to you about competition. I spoke to you about the fact कि you are dealing with everybody in India, right? So you are dealing to be told or
to be certified as one of the best brains in the country. For that you also have to be smart enough to know कि maybe बाकी लोग इस पे कम फोकस कर रहे हैं. जो नॉर्मल ट्रेंड है, मैथ साइंस ही पढ़ रहे होते हैं लोग, सोशल साइंस वाला पोर्शन थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं. और ज्योग्राफी जैसा जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर, राइट? ये भी कुछ साइंस की तरह ही है. ऑब्वियसली लर्निंग इसमें रहेगी, बट फिर भी अ लॉट ऑफ साइंस इज इन्वॉल्व्ड इन दिस. आपको कुछ फिनोमिना समझना है, आपको समझना है कि यू नो रिवर कैसे चल रही है, ओशन कैसे चल रहा है, वो सब चीजें आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी है. सो अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे शायद आपको थोड़ा सा टाइम कम लगे, पर मार्क्स उतने ही आप ले सकते हो. सो ये एक जैसे बोलते हैं ना हिडन स्कोरिंग जोन है. हिडन स्कोरिंग जोन है जिसका फायदा उठा के यू कैन गेट एन एडवांटेज टुवर्ड्स अगेंस्ट एवरीबडी एल्स हु इज प्रोबेबली सेइंग कि ये सब्जेक्ट्स मुझे पसंद नहीं. जो सबको नहीं पसंद बहुत अच्छी चीज है, आप पसंद कीजिए, आप पढ़िए, गिव इन टाइम टू दैट एंड मेक दैट योर एडवांटेज. ठीक है, अब पढ़ने वाला पैटर्न तो हो गया तैयार. ठीक है, बेसिक लाइन यही है, इन डेप्थ पढ़ना है. ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, डायग्राम्स पे फोकस करना है, और जो है क्वेश्चंस करने हैं हमको. इस सेक्शन में भी, ज्योग्राफी में भी ये एप्लीकेबल है. द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व, आपको वही जो चीजें हैं जो मुश्किल से याद हो जा रही थी, यू नो, जैसे मे बी रिवर का सीक्वेंस या फिर सॉइल की टाइप्स, वो जल्दी हो जाएगी. लर्निंग में भी बहुत फर्क पड़ता है. आपने जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यू नो, यू हैव सीन द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन माइट हैव बीन राइट और रॉन्ग, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो गलत ही चाहे सॉल्व किया, बाद में तो आप जाके उसका आंसर देखोगे. ठीक है, बाद में तो आप जाके समझोगे कि हाँ इसका सही आंसर क्या था, और फिर आप याद करोगे. वो याद रह जाएगा रादर देन डिपेंडिंग ऑन वो चीज जो आपने, जिस पे क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया. ठीक है, वो हो सकता है पढ़ते पढ़ते आप डिस्कनेक्ट हो जाए, पर क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो गलत हुआ है, ठीक है, जो गलत हुआ है वो तो पक्का याद रहेगा कि अरे ये मैंने गलत किया था, तो उसका भी फायदा है. तो आप जैसे टेस्ट देने लगेंगे तो जो अभी अंशुल सर आए थे उन्होंने भी आपको ये एक्सप्लेन किया कि यू नो अर्लियर ऑन हो सकता है आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आए. मार्क्स नहीं आए वो और बढ़िया बात है. जिसके पहले ही टेस्ट में मार्क्स आ जाते हैं उसको तो लगता है मैं आज ही एनटीएससी स्कॉलर बन गया हूँ, राइट? तो मार्क्स धीरे धीरे आएंगे, तभी इंप्रूव करेंगे, तभी वो चीजें याद होगी. जो क्वेश्चन सही होते हैं उससे ज्यादा जो गलत होते हैं वो याद रहते हैं. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन जानबूझ के गलत करने की, अरे गलत नहीं करूंगा तो याद नहीं होगा, ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज यू डोंट हैव टू बी demoralized. This is supposed to be a gradual process. This is supposed to be a gradual process. धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते, प्रैक्टिस करते करते you will get there, right? अब बात करते हैं एग्जाम देने की. ठीक है, एग्जाम देने की, देना कैसे है और देते वक्त what are the things you have to keep in mind. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टाइम. Now how do you manage time? एक तो ये चीज है कि टाइम की प्रैक्टिस यहीं पे करो. जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, दिस इज द टाइम यू शुड बी फोकसिंग ऑन गिविंग टाइम. ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया तैयारी, मैं आराम से धीरे धीरे टेस्ट दूंगा. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. यू हैव टू गिव योर सेल्फ और ट्रेन योर सेल्फ टू हैंडल द सेम कंडीशंस विच आर गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम. ठीक है, वो जैसे एग्जाम लिया जाएगा, जैसी वहां पे सिचुएशन होगी, उसी की आपको तैयारी करनी. ठीक है, उसी की तैयारी करनी है, उसी के लिए अपने आप को ट्रेन करना है, एंड नो चीटिंग ऑन दैट एंड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट डाल लेता हूँ, 2 मिनट ले लेता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में कोई नहीं देने वाला. ठीक है, तो प्रैक्टिस जब कर रहे हैं हम टाइम का ध्यान रखेंगे. क्रिटिकली यू आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ मच टाइम यू आर सपोज टू गिव, और उतना ही टाइम देना है. ठीक है, अगर 90 मिनट्स में पेपर करना है तो 90 मिनट्स में ही वो फिनिश होना चाहिए. एग्जाम में भी वेयर अ वॉच. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, घड़ी पहन के जाइए व्हेन यू आर गिविंग द पेपर, एंड कीप वॉचिंग टाइम. ऐसे नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट हो गए एक ही क्वेश्चन पे अटके, राइट? इस तरह से तो पेपर छूट जाएगा. इसीलिए ये वाला जो एस्पेक्ट है दूसरा, थ्योरी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी क्वेश्चंस पहले करें.
एंड लीव योर न्यूमेरिकल्स, लीव द मैथ्स पोर्शन, राइट? ये आपको रेहान सर ने भी बताया कि वो एंड के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? एंड के लिए छोड़ दीजिए। इस क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फंस जाता है कई बार। क्वेश्चन फंस गया तो आप भी फंस गए। क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा दिए, मतलब 4 क्वेश्चन और खराब, राइट? सी, इसमें अब एडवांटेज ये है इस एग्जाम में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? नो नेगेटिव मार्किंग, नंबर तो कटने नहीं है। तो मतलब जितने सवाल हैं वो सब मार्क करके आपको आने, राइट? यू आइडियली शुड नॉट बी लीविंग एनीथिंग ब्लैंक, यू शुड नॉट बी लीविंग एनीथिंग अनअटेम्प्टेड। सब कुछ जब अटेम्प्ट करना है, और जब हमें आता भी है तो क्यों नहीं अटेम्प्ट करेंगे, राइट? मैथ्स का क्वेश्चन फंस गया, न्यूमेरिकल फंस गया, आप फिजिक्स में लगे हैं ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने, हो नहीं रहा, तो उससे बेटर है कि जो थ्योरी वाला है, लाइन वाला है, वो कर लीजिए। तो सोशल साइंस के सेक्शंस, या अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी और बायो में भी जो थ्योरी वाले पोर्शंस हैं वो पहले, लास्ट में जितना टाइम बचेगा उतने में न्यूमेरिकल सॉल्व करो जितने हो सकते हैं, ठीक है ना? वो थ्योरी वाले क्वेश्चन में बिकॉज स्टक होने का चांस नहीं है, आता है तो मार्क करेंगे, नहीं आता तो आगे बढ़ जाएंगे, राइट? और ये जो प्रैक्टिस है, सी, कुछ भी हमें सीधा एग्जाम में जाके अप्लाई नहीं करना है, हम पहले से देखेंगे उसको, हम पहले से करेंगे कि भाई जब तैयारी कर रहे हैं तभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जब मॉक टेस्ट दें तो आप उसमें स्ट्रैटेजी पहले से ये बनाएंगे कि भाई मैं थ्योरी कर रहा हूँ, थ्योरी में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल करने में कितना टाइम लग रहा है, मैथ्स में कितना टाइम लग रहा है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, वो सब जो चीजें हैं वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, वो पहले से ही डिजाइन होनी चाहिए, और वो मॉक टेस्ट देते वक्त प्रैक्टिस करनी है कि भाई इसी पैटर्न में करूंगा, ताकि आप जब एनटीएससी का पेपर देने बैठे आपको लगे कि भाई ये तो मैंने कितनी बार दे दिया, ये तो मैंने कितनी बार कर लिया। यहां पे पेपर में जाके कोई नई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है कि यार पहले तो मैं न्यूमेरिकल करता था पर समय ज्यादा लग रहा है, लेट मी ट्राई इट डिफरेंटली, ओके लेट मी ट्राई इट डिफरेंटली, आज मैं थ्योरी के क्वेश्चन पहले करता हूँ। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें एग्जाम में। हमें एग्जाम में वही कुछ करना है, या जो भी कुछ हम आज सोचते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो पहले ही यूटिलाइज करनी है, right? That has to be taken first, that has to be discussed first, that has to be practiced first. उसकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना कि बस वो पेपर में बस जिसको बोलते हैं ना, it should be going with the flow. That is how it is, right? क्वेश्चन अटक भी जाता है, ठीक है? थ्योरी का भी क्वेश्चन अटक जाता है, तो एक ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, यू स्टिल कैन गो अहेड। ये जो एग्जाम में टेम्परामेंट है, यू नो, इन ऑन दैट वेरी डे, लॉट ऑफ पीपल दे प्रिपेयर वेरी वेल। हम बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं कि ऐसा लग रहा होता है यार ये तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, वो उसको इतनी टेंशन हो जाती है पेपर वाले दिन कि भाई अच्छा अच्छा तो करना है, पर एक क्वेश्चन अटक गया, अब उसकी ईगो पे आ गया भाई। भाई बोलता है भाई कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व होगा, इस चैप्टर के तो मैंने बहुत क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी के तो मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो मुझे करना ही है, राइट? कैसे नहीं आता है मुझे, सो ईगो पे ले लिया, बाकी पेपर खराब। डिमोरलाइज ये भी नहीं करना है हमें, हमें काम रहना है। देयर इज दिस philosophy which you have to follow is Marxism, not the Marxism of Karl Marx. Marxism means हमें नंबर लेने, मार्क्स लेने हैं, वो किसी भी तरीके से आ जाए, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से ही आए। जहां अटक रहे हैं आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काम माइंड से करेंगे। यू शुड नो कि देयर आर 100 क्वेश्चंस, आई स्टिल हैव अ चांस। अगर एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना या 2 क्वेश्चंस नहीं बने, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज कि वो क्वेश्चन जो नहीं बन रहे होते हैं, जो हम नहीं सॉल्व कर रहे होते, वो सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है। सो पहला क्वेश्चन देखा, ओह ये तो मुझे नहीं आता, ठीक है, इन्होंने तो मिजोरम के बारे में पूछ लिया कुछ, मिजोरम तो मैंने पढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं, दैट डजंट मीन दैट द होल पेपर इज लाइक दैट। अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस चैलेंज कि वो जो पहला क्वेश्चन कई बार खराब हो जाते हैं, उसी से इंप्रेशन बना लेते हैं पेपर का कि यार मिजोरम पूछा इन्होंने, ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, ये तो बहुत मुश्किल पेपर होने वाला है। दैट इज नॉट एसेंशियल, राइट? डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस इज डिफरेंट, ठीक है? डिफिकल्टी लेवल जो है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में वी फाइंड कि रीजनेबल है,
ठीक है, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस भी रहते हैं, बायो में थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा होते हैं, तो वेरिएशन होगी. इफ देर आर 5 क्वेश्चंस इन द एग्जाम विच आर डिफिकल्ट ऑल्सो, still there is going to be scope. You have 100 questions, right? There is a lot of chance to find out questions which you can handle and get marks from them. If you cannot handle 5 questions, you leave those questions या वो गलत हो जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में बाकी के 20 क्वेश्चन और खराब नहीं कर सकते ना आप. अगर आपने वो 20 सही किए, वो 5 तो हो सकता है वैसे भी कोई और गलत हो जाते जो आपको डिफिकल्ट नहीं भी लग रहे थे. So you have to stay calm. This is also very very important. ठीक है, जब एग्जाम कर रहे हैं टाइम सबसे इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है that you know something and you're not able to give that out or you're not able to deliver that just because you don't have time, right? Just because there is not enough time or just because you couldn't plan your time properly, because the time is the same. For everybody, time is the same. So you just have to utilize it, you just have to go through it, and you have to make sure that you are not wasting it. Plan करो पहले ही कौन से questions करने. ठीक है, theory के questions are most advisable to be done at first, so do them first. Practice उसी तरीके से करो कि यही मैं पहले करूँगा. And then of course you have to stay calm as possible. ठीक है, and जो है जब पेपर कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी जो वो calmness है ना, वो खत्म नहीं हो सकती. That calmness has to be stayed with you, that has to be sticking with you till the time you get your result. Okay, till the time you get your result, you have to stay calm. Right? So I'm going to end on this note. I think I have discussed both the sections with you, your science and geography section. In the end, I just want to say this, ki if you have to do this preparation, if you have decided to do something extraordinary, if you have decided to become that NTSC scholar, then you have to work hard. Working hard is the only way out. There is no option to that. And there is one word, I had a chemistry professor, he used to always use this word, and I find it the most relevant thing for anybody, for any preparation, even I think for life, and I want to just leave you with those words. Sustained hard work. तो पहले वो लिख देते थे हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क अपने आप में इट्स नॉट इनफ, इट हैज टू बी सस्टेन्ड. अगर आप सोचिए कि आज मैं अच्छा पढ़ूंगा, 2 दिन अच्छे से पढ़ूंगा, एंड देन यू स्टॉप, फिर बात नहीं बनेगी. ठीक है, 1 हफ्ता अच्छे से पढ़ा, 2 हफ्ता नहीं पढ़ा, नो यूज. दिस एफर्ट, जो एफर्ट आप दे रहे हो या जो आपका हार्ड वर्क है, दैट हैज टू बी सस्टेन्ड, दैट हैज टू बी कंटिन्यूअस. इन द नेक्स्ट 2-3 months you can entirely change the course of how you will be identified for the rest of your life. हर जगह रेज्यूमे में, अपने बायोडाटा में, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स में, सब जगह लोग लिखते हैं कि भाई मैं NTSC स्कॉलर था, और पढ़ते भी हैं लोग उससे और खुश होकर पढ़ते हैं कि वाह क्या बात. ठीक है, तो अगर वो क्या बात है, अगर वो क्या बात चाहिए, वो क्या बात आपको ढूंढनी है अपने आप में, तो मेहनत करनी पड़ेगी. देयर इज नो स्कोप फॉर एनी एक्सक्यूजेस. जैसे हम कहते हैं ना, मैं कल से पढ़ूंगा, कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो कल तो नहीं आता. ये ऐसी बातें नहीं है जो लोग बोलते हैं कि लाइक देयर इज नो टुमारो, या कल करे सो आजकल. दे आर based on a lot of experience, they are based on basic human tendencies. So बिना किसी excuse के, बिना किसी कहानी के, start working, be smart enough, seek help, जहाँ से भी आपको help मिल सकती है. If you are planning to go in for a professional service, there's nothing like it. You will have a guided program, supporting you. Fine. Choose wisely.
बेसिक चीजें भी पढ़ोगे पर अच्छे से पढ़ोगे, हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, पुराने एनटीएससी के पेपर्स देखो, जस्ट सी व्हाट इज द पैटर्न, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, गेट मोर प्रैक्टिस, हो जाएगा। पर नो एक्सक्यूजेस एंड सस्टेन्ड हार्ड वर्क। ओके, दिस इज माय लास्ट नोट टू यू। थैंक यू so much and all the best.